हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी और जितने भी लेक्चर्स अपन ने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं सब लेक्चर्स आप बड़े ही सिंसियर ढंग से अटेंड कर पा रहे होंगे और आने वाले आगामी लेक्चर्स को भी आप यूं ही अटेंड करते रहें, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और आपकी स्टडी है वो मुझे लगता है कि बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रही होगी। अगर नहीं है तो प्लीज उसे बेहतरीन तरीके से जारी रखने का प्रयास करते रहना मेरे भाई, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अब फिलहाल जो बीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, बीएससी एग्जामिनेशन में जो यूनिवर्सिटी जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, जिस प्रकार का यूनिवर्सिटी आपको रिजल्ट दे रही है और जिस प्रकार का आपका कॉलेज का माहौल है, तीनों चीजों को आप जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो बीएससी तो पास नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। बीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं और एकदम शानदार क्वेश्चन मैं बोलूंगा, जो नोट्स को प्रिपेयर करेगा ना वही कुछ उखाड़ पाएगा, ऐसा पैटर्न अपना बन गया है और बीते 2-3 सालों से ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। दूसरी चीज ये हुई पेपर पैटर्न की बात। दूसरी चीज, अभी आप डिग्री का रिजल्ट देखना, मैं मानता हूं अभी इंटीग्रेटेड का जो रिजल्ट आया है उसमें थोड़ी बहुत सहानुभूति है, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और अपन बोल सकते हैं कि लगभग 60-70% रिजल्ट अपनी पहली बार अपने 100% कोर्स के साथ 70% रिजल्ट लगभग रहा है इंटीग्रेटेड का, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसका यह है कि कॉपियां थोड़ी लूज जांच हुई है, मतलब अगर आप ढंग से अगर बात करें, जिस प्रकार के पेपर्स अपने बन रहे थे, जिस प्रकार का पैटर्न उसमें था, अगर उस हिसाब से अपन बात करें तो पैटर्न, और अगर उन क्वेश्चंस की बात करें तो उन क्वेश्चंस में बिल्कुल साफ जायज होता है कि अपना काम पास होने जितना भी आसान नहीं है, अपना काम पास होने जितना भी आसान नहीं है, अपन पास भी नहीं हो पाएंगे, इतना टफ काम था। लेकिन फिर भी अब की बार तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मैं तो आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप बस पढ़ते रहे और अपनी स्टडी को, बीएससी को हल्के में ना लें, ठीक है? चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है व्हीट स्टोन सेतु। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि व्हाट, ये व्हीट स्टोन सेतु है क्या, इसका मीनिंग हमें समझाया जाए। आपको कहीं पे भी 5 प्रतिरोधों का एक साथ समूह देखने को मिले इस प्रकार का, यानी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर 5 प्रतिरोधों का समूह एक साथ देखने को मिले तो उसमें कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु, जिसमें जो बीच वाला प्रतिरोध होगा, जो बीच वाला प्रतिरोध होगा वो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा और बाकी 4 प्रतिरोध अपने कुछ भी हो सकते हैं। जो बीच वाला प्रतिरोध होगा, या यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कभी कभार आपको देखने को इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल इस पे आपको कोई ज़्यादा लोड लगाने वाली आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं। तो ये भी अपना व्हीट स्टोन सेतु ही है, ठीक है? व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है? ये भी अपना व्हीट स्टोन सेतु ही है, ये भी अपना व्हीट स्टोन सेतु ही है। व्हीट स्टोन सेतु में सबसे बड़ी बात ये होती है कि 4 प्रतिरोध आपको दिए हुए होंगे, चारों प्रतिरोधों का एक चतुर संयोजन होगा और उस संयोजन के बीच वाला जो प्रतिरोध होगा वो अपना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा। तो ये तो होता है अपना व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन सेतु से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके बारे में अगर अपन बात करें कि व्हीट स्टोन सेतु से भाई क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने व्हीट स्टोन सेतु से पूछे जाते हैं या एग्जाम में क्या पूछेगा। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपसे पूछेगा व्हीट स्टोन सेतु की, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण, जो कि आपने 12th में पढ़ रखा होगा। संतुलन अवस्था का समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किरचॉफ्स के नियमों को उपयोग करते हुए और व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण लिखिए। दोनों आधार पे, दोनों पैटर्न पे अपना क्वेश्चन यहां से व्हीट स्टोन सेतु से पुटअप हो सकता है। अब अपन को करना क्या है
या किस प्रकार से इसका आंसर देना है। देखो क्वेश्चन पूछने का अगला का तरीका, क्योंकि पहली बात तो है व्हीटस्टोन सेतु में अपन जो लो यूज करेंगे वो किरचॉफ का वोल्टेज लो यूज करेंगे, या फिर वहां पे लूप बन रहा होगा। अब लूप बन रहा होगा तो इसलिए अपन वहां पे किरचॉफ का वोल्टेज लो यूज करेंगे, और वोल्टेज लो यूज करेंगे तो सीधी सी बात है वहां पे किरचॉफ के लो यूज में आएंगे। तो मेरे भाई देखते हैं, ये तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये बताया। अब अपन बिल्कुल अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु पे। और मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ पूरी तरीके से कि किस प्रकार से बनाएं। देखना, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें और एक रेजिस्टेंस तो ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक गैल्वेनोमीटर वाला ये है, और इसको मैं बाद में बनाऊं। एक बार ये देख लो, और ये गैल्वेनोमीटर वाला है, और यहाँ से एक वोल्टेज वाला ये वाला है, ठीक है। अरे भाई ओके, ये माइनस, ये प्लस, ये वोल्टेज ई है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ये पी प्रतिरोध, ये क्यू प्रतिरोध, ये आर प्रतिरोध, ये एस प्रतिरोध, और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी होगा। अब ये तो व्हीटस्टोन सेतु हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। गैल्वेनोमीटर में जो प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है आई जी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बैटरी से करंट आ रही है आई। ध्यान से सुनना, व्हीटस्टोन सेतु में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, सबसे दमदार जो चीज है, वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है आई। और यहाँ पे जो करंट डिवीजन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट डिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट डिवीजन अगर आपने यहाँ पे सीख ले तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही ज्यादा रोल रहेगा उसका, ठीक है। तो करंट डिवीजन में बोल रहा हूं कि आई करंट मान के चलेगा चल रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि इस पी वाले में I1 करंट फ्लो हो गया। मैं मान के चल रहा हूं ऐसा कि आई करंट अपने बैटरी से निकला। अब यहाँ पे इस पॉइंट में दो धाराएं निकल रही हैं। अब दोनों धाराओं में क्या क्या करंट जा रहा है हमें नहीं पता, तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें I1 करंट चला गया, तो इस वाली जो रेजिस्टेंस है, इस वाली जो ये वायर जुड़ी हुई है, इसमें कितना करंट बचेगा। बोले आई आ रहा था, टोटल करंट यहाँ पे आई आ रहा था, आई में से I1 चला गया तो बच क्या गया, तो आई में से I1 माइनस करोगे तो इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध IG है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे करंट कितना है, तो आप कहोगे सर I1 है। इस वाले बी पॉइंट पे, यानी यहां से आ रहा है ये बी पॉइंट पे करंट कितना, I1 से अगर मैं बात करूं क्यू वाले रेजिस्टेंस की, तो I1 करंट यहां तक पहुंच रहा है, उसमें डिवाइड हो गया IG, यानी I1 करंट बी पॉइंट पे करंट I1 है, उसमें से IG दूसरे डायरेक्शन में चला गया, दूसरे वायर में चला गया, तो इसके ऊपर कितना बचा, तो आप कहोगे भाई I1 में से IG माइनस हो गया, तो इतना करंट अपने क्यू वाले पे पहुंचा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, यहां पे कितना करंट आया, तो आप कहोगे बोले I माइनस I1 करंट ही यहां पे होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट आ रहा है, तो I माइनस I1 करंट ही यहां पे होगा। यहां पे कितना आ गया ये बताओ मेरे को। बोले I माइनस I1 तो आ ही रहा था, लेकिन हुआ यूं कि IG करंट भी आ रहा है, और करंट्स की डायरेक्शन देखो सेम है, यहाँ पे IG करंट आ रहा है, इस पॉइंट पे IG करंट भी आ रहा है, और I माइनस I1 भी आ रहा है, और पॉइंट की तरफ आ रहे हैं दोनों करंट्स अपने पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे करंट्स का क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में दो करंट्स आपस में आ रही हो तो करंट्स का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों करंट्स पॉइंट पे आ रही हैं तो करंट्स का योग हो जाएगा, तो I माइनस I1 और प्लस में क्या हो जाएगा, IG और जुड़ जाएगा। अब आप देखोगे इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो दोनों डायरेक्शन में देखो, डायरेक्शन देखो, किरचॉफ का करंट फ्लो कहता है कि अगर करंट अपनी ओर आ रहा है तो पॉजिटिव चिन्ह, अगर नोड पॉइंट की ओर करंट आ रहा है, किरचॉफ का करंट फ्लो लग रहा है यहाँ पे हर पॉइंट पे, अगर नोड पॉइंट पे करंट्स आ रहा है तो पॉजिटिव, यानी दो करंट्स आपस में ऐड होंगे। और अगर नोड पॉइंट से करंट रिलीज हो रहा है, या फिर अपन बोल से नोड पॉइंट से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अपना माइनस साइन आएगा, मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है भाई, वॉइस क्लियर आ पा रही है, हाँ।
थोड़ा लाइट कट होने की वजह से हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आपको लगा, अभी क्वालिटी फिक्स होगी, है ना। अब देखो मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट यहाँ पे I1 माइनस आई, यहाँ पे कितना करंट I ही एंटर करेगा और I ही बाहर निकलेगा, लेकिन निकलेगा कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे I माइनस I1 प्लस में IG करंट यहाँ पे आ रहा है, ये करंट भी इधर ही आ रहा है, मतलब ये भी ऐड होगा I1 माइनस IG से IG कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, तो I ही बचेगा। करंट कितना बचेगा मेरे भाई, I ही बचेगा। तो ये तो हो गया आपने करंट्स का डिवीजन। करंट्स को कैसे देखना है, ये उसका डिवीजन हो गया भाई। करंट्स कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये उसका डिवीजन हो गया। अब देखो करना क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण है। तो आपको यहाँ पे लूप नजर आ रहे हैं, लूप कितने हैं, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये पूरा भी एक लूप है, लेकिन अपन को दो लूप यानी इन दोनों लूपों को यूज में करेंगे। जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इन दोनों लूपों को यूज में लेंगे और इन दोनों को यूज में लेते हुए अपन क्या कर लेंगे मेरे भाई, यहां से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण निकाल लेंगे। तो ये मैं नाम दे देता हूं, ये लूप फर्स्ट और ये अपना लूप सेकंड। अब देखो, तो यहां पे आप हिंदी लिखोगे तो यहां 4 प्रतिरोध यानी जो आकृति है ABCD एक व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की तरह दर्शाया गया है। चित्र जो ABCD है वो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का चित्र है, और जहां पे 4 प्रतिरोध है PQRS, जहां 4 प्रतिरोध कौन से PQRS है। अब देखना बाई मैं संतुलन अवस्था का समीकरण लिखता हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। तो क्या ABDA आकृति अपनी है ABDA, यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख रहा हूं ABDA ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोष्टक में मैंने लिख दिया, इस आकृति में आपको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। एक बार इस आकृति में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है और आपको व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण ज्ञात कर लेना है। यहां से मैं चल रहा हूं, पॉइंट बी से चलना स्टार्ट कर दूं, ए से कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, मान के चलो ए और बी, पॉइंट ए बी पे कितना वोल्टेज होगा भाई, वोल्टेज ही तो देखते हो आप। पॉइंट ए बी पे कितना वोल्टेज होगा, बोले सर V इक्वल टू IR होता है, तो करंट तो है I1 और वो ये अपना रेजिस्टेंस हो गया P, ठीक है। बी बिंदु तक बात हो गई। अब बिंदु B और D यही आ रहा है। अब देखना डायरेक्शन देख लेना करंट की, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये आपकी डायरेक्शन पे। तो आप इस साइड से इस प्रकार से अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम, मतलब अपनी डायरेक्शन होगी करंट की वो पॉजिटिव, और अगर अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यानी अपना जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन आएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप ऐसे चल रहे हो फिर ऐसे आ रहे हो, मैं बोल रहा हूं मैं ऐसे ही चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन सेम हुई ना। तो इसी प्रकार से ये भी ऐसे चल रहा है फिर ऐसे आ रहा है, मतलब चिन्ह कितना मेरे भाई, पॉजिटिव चिन्ह। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और करंट IG, इसके अलावा कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक बात है। अब देखना यहां से इधर जाना है अपन को भाई, ABDA देख रहे हो तो ABDA आकृति में घूमना है। यहां से अपन जाना तो इधर चाहते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन विपरीत है, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, करंट कितना है I माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस R, और ये समीकरण 1 देना चाहो तो दे दो, या इक्वल टू में लिख देता हूं 0, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। तो I1 के साथ क्या आएगा, तो I1 के साथ आ गया P प्लस में R, ठीक है, प्लस में GIG और इक्वल टू हो गया IR। ये समीकरण दे दूं मैं 1, ये समीकरण दे दिया मैंने 1। अब बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप सेकंड, और लूप सेकंड है BCDB वाला इस लूप सेकंड में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा दो, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों से अपन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे B से C की तरफ जा रहे हो, मैं B से चलना स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे घूमूंगा पूरे लूप में, आप B से C की तरफ जा रहे हो, तो मेरे भाई करंट कितना, तो I1 माइनस IG करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई,
क्यों, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सी पॉइंट पे हो गया ना, क्यू इंटू I1 माइनस IG। अब मैं इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा मेरे भाई, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, पूरे लूप में ऐसे ही तो घूमूंगा। भाई एक बात ध्यान रखना, एक निश्चित डायरेक्शन मैंने पकड़ ली तो पूरे लूप में ऐसे ही घूमूंगा। करंट मेरे विपरीत आ रही है, मैं जाना चाहता हूं इधर, करंट मेरे विपरीत आ रहा है, मतलब साइन नेगेटिव। करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस में IG और इंटू रेजिस्टेंस S। अब मैं इधर आगे इधर जाना चाहता हूं, करंट मेरे विपरीत है तो माइनस G इंटू IG और इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको और थोड़ा सोल्व कर लिया जाए तो I1 के साथ आ जाएगा Q प्लस में S और प्लस में IG के साथ कितना आएगा, Q, ये माइनस में होगा क्या, माइनस में IG के साथ आ जाएगा Q और ये माइनस होगा तो प्लस में S, Q प्लस में S और एक ये रहा G, Q प्लस में S प्लस में G, ये हो गया IG के साथ। और क्या बचा भाई, इक्वल टू हो जाएगा IS, ये इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। अब देखना आपको क्या करना है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण, मतलब जहां पे बात आ जाए व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन अवस्था की, वहां पे आपको क्या कर देना है, पॉइंट BD यानी तो गैल्वेनोमीटर वाला जो प्रतिरोध है ना, गैल्वेनोमीटर वाले प्रतिरोध के पोटेंशियल को सेम कर देना है, या पॉइंट बिंदु B व D पे विभव को समान कर देना है। जब विभव का आप सम्मान कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज नहीं आएगी, मतलब करंट उसमें फ्लो ही नहीं होगा। तो व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आपको संतुलन अवस्थाएं तो निकालनी है। बिंदु B व D पर विभव समान होगा। अगर विभव समान होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगी मेरे भाई, IG का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कितना हो जाएगा, IG का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपको समीकरण 1 और 2 में जहां जहां नजर आ जाए IG, उसके जगह क्या कर दो जी, 0 कर दो। जहां जहां आपको IG नजर आ जाए जी, तो उसके जगह पे आप 0 नजर अंदाज मत करो, 0 कर दो, ठीक है। अब करो, क्या करोगे, तो समीकरण 1 से जहां पे आपको IG नजर आए 0 कर दो, तो I1P प्लस में R इक्वल टू IR GIG, यानी ये तो 0 हो गया, ये समीकरण हो गया 3। और समीकरण 2 से देखोगे IG का वैल्यू 0 करोगे जी, तो I1 Q प्लस S इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये तो पूरा IG वाला तो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू हो गया IS, ये इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 में 4 का भाग दे दो या 4 में 3 का भाग दे दो, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। ये हो गया IR अपॉन में IS, I से I कैंसिल आउट, I1 से I1 कैंसिल आउट, ये हो गया PS प्लस में RS इक्वल टू RQ प्लस में RS से RS कैंसिल आउट हो गया, P अपॉन में P अपॉन में ये Q उधर लेके जाओगे, P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। और ये जो समीकरण 4 आया आपके पास, या जो भी 5 आया, ये समीकरण 5 ही क्या है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपने एक बेहतरीन तरीके से व्हीट स्टोन सेतु को शानदार तरीके से अपने जहन में ग्रहण किया होगा, एक बेहतरीन तरीके से आपने उसे समझने का प्रयास किया होगा, और ये व्हीट स्टोन सेतु कंप्लीट होता है। मेरे भाई हो सकता है आपको लगे कि कुछ हार्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर से, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी टफ चीज इसमें मैंने बताया नहीं आपको। मैंने क्या बोला, एक व्हीट स्टोन सेतु का मतलब 5 रेजिस्टेंस का अपने समूह लिया, उसमें 2 लूप माने, 2 इक्वेशन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया,
डायरेक्ट दो इक्वेशन आपके पास आ गई। उन दोनों इक्वेशन में अपने संतुलन अवस्था के लिए यानी पॉइंट बी और डी पे ये फिक्स है, संतुलन अवस्था के लिए गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को 0 मान लेना है। और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर पे आप विभव समान करोगे तो अपने आप करंट 0 हो जाएगा, यानी उस पर डिफरेंस ही नहीं होगा ना, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, विभव का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो अपने आप वो 0 हो जाएगा। और फिर IG का वैल्यू जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 0 रखोगे तो आपके पास ये कुछ इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों को भाग करोगे तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का समीकरण आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बोले सर फटाफट, आज क्लास में एक कोई अपने बीच में बात नहीं की, कोई मजाक नहीं की, कोई भी मोटिवेशन स्पीच आपने नहीं दी, कोई भी एक मोटिवेशन क्वेट्स तो बनता था सर, कम से कम एक जोक तो बनता था, है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि व्हीटस्टोन सेतु को आप ढंग से क्लियर करो, बाकी अपन लास्ट में बातें कर ले, क्लास स्टार्ट करने से पहले बातें कर ले, बीच में बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बीच में ऐसे टॉपिक पे बात हो जहां पे मुझे कि यार हार्ड है, ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो उस वक्त तो बात करना भी बनता है। अब तो क्या ही बात करें। और बात रही बोले जोक नहीं बोला, तो जोक में क्या है, जोक में क्या है, व्हीटस्टोन सेतु में लड़कियों को ये समझ में नहीं आएगा, क्यों आएगा भाई आप बताओ। मैंने एक अफवाह सुन रखी है, आप बताना, उसका कमेंट में रिप्लाई जरूर देना। मैंने एक अफवाह सुनी है, वो सही है कि नहीं आप बताना। अफवाह ये है कि जो लड़कियां हैं उनको गोलगप्पे इसलिए पसंद है क्योंकि उनका दिमाग में गोलगप्पे के समान होता है, बाहर से बिल्कुल खोखला, बाहर से बिल्कुल फूला फूला और अंदर से बिल्कुल खोखला। तो ये अफवाह है कि सही है मुझे तो नहीं पता, आप बताना कि लड़कियों का दिमाग इसीलिए क्या मतलब कम होता है कि खोखला होता है, उसको इसीलिए गोलगप्पे पसंद होते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने अफवाह सुनी है, ठीक है, तो वो मेरे को बताना। और अंत में जाते जाते मैं एक मोटिवेशन कोट जरूर सुनाना चाहूंगा। बोले सर आते वक्त मोटिवेशन सुनाना तो बनता है, जाते जाते तो मैं जाते जाते ही सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आज अपने पास वक्त नहीं था, बीच में लाइट वगैरह कट हो गई तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहावत है कि मैंने जब जब देखा उसको लोहा देखा, मैंने जब जब देखा उसको लोहा देखा, लोहे की तरह गलते देखा, तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसे गोली की तरह चलते देखा। तो जितना आप तपोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही शानदार रहने वाला है। दोस्त परिश्रम मत छोड़ना, कभी भी परिश्रम करते जाना, रिजल्ट उसी के अनुरूप आएगा। कहने वाले कहते होंगे बोले बीएससी में परसेंटेज या मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। दोस्त परसेंटेज और मार्क्स का कहीं पे वैल्यू नहीं होगा, लेकिन नॉलेज, आपकी स्किल, आपका सब्जेक्ट के प्रति कमांड, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं कि आपके 31 मार्क्स आए हैं, आपके दोस्त के 32 आए हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप उससे ज्यादा बेटर हैं मैं बोलूंगा। लेकिन दोस्त मैं फिर बोल रहा हूं, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है तब की बात है। अगर आपने वो 15 दिन पहले कोई सीरीज पढ़ के 31 भी ले आए तो मेरे मायने में वो कोई परसेंटेज नहीं है, वो कोई मार्क्स नहीं है, मेरे मायने में वो कोई नॉलेज नहीं है। मेरे मायने में मैं कहूंगा कि वो आपकी फटी हुई नहीं है, वो आपकी मेहनत हो ही नहीं सकती। आप चाहे मार्क्स ले आओ, पूरे साल भर अंतराल में जिसने मेहनत की है, जिसने कंसेप्ट सीखा है, मेहनत तो उसी की मान्य होगी। तो दोस्त पूरे साल भर आपको मेहनत करनी चाहिए। 15 दिन वाली सीरीजों पे ज्यादा विश्वास करोगे तो लूट जाओगे एक दिन। तो मेरा तो यही राय रहेगा, बाकी एज यू विश। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।